गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हम कार्बनिक रसायन अध्ययन कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन में हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण स्टडी किया। उसी टॉपिक का आगे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी अगले वीक में, तो मैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से ही आपका पेपर लेने वाली हूँ। आपको ऐप से सिलेबस भी मिल जाएगा, पर आप अभी IUPAC की ही प्रिपरेशन करना, ताकि हमारी IUPAC में बहुत अच्छा बेस बन जाए। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक हैं, उनमें कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। मुख्य हम यहाँ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अभी हाइड्रोकार्बन से ही इनके व्युत्पन्न बनाए जाते हैं। मुख्य आपके पास 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं: एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन सभी में एक ही बात कॉमन है कि सभी में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध तो बना ही हुआ है, लेकिन कार्बन है उसकी सभी में संयोजकता क्या होती है? हमेशा 4 होती है। अगर हम बात करें इनके संकरण की, तो संकरण की डेफिनेशंस नियम आपने स्टडी भी किए हैं कि अलग अलग ऊर्जा और आकृति के कक्षक, परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के उतने ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, तो यह प्रोसेस होती है संकरण की। तो यहाँ हम देखते हैं CH4 में संकरण। CH4 में हमारा संकरण होगा sp3। 4 सिग्मा बंध है, 4 परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, 4 ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ बात करें, कार्बन कार्बन के मध्य एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। सिग्मा बंध हमेशा संकरण में भाग लेता है, कभी भी पाई बंध भाग नहीं लेता। तो इस नियम के अनुसार हम किसी भी यौगिक की जब हमें संरचना पता है तो हम उसमें यौगिक का संकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस कार्बन का संकरण होगा, 3 सिग्मा बंध है, 1 S और 2 P कक्षक, तो sp2। यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या होगा? sp2। नेक्स्ट है यहाँ कार्बन का 1 सिग्मा बंध है, दूसरा पाई बंध है और तीसरा भी पाई बंध है। यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp संकरण। इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा? sp। तो ये छोटी सी बातें हैं। इनसे संबंधित आपको प्रश्न ये मिलेगा अभी एग्जाम में कि मैं आपको एक हाइड्रोकार्बन यौगिक दूंगी जिसमें आपसे कार्बन की संख्या यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन पहचानने हैं, आपको हाइड्रोजन पहचानने हैं, और आपको उसमें पाए जाने वाले सभी कार्बन का संकरण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक का टेस्ट और IUPAC का आपका मैं पेपर लेने वाली हूँ। अब हमें देखना है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो बच्चों, अभी तक आपने 10वीं में जितनी भी अभिक्रियाएं देखी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इन सभी को आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमने वहाँ तो केवल ये देखा कि कोई भी जब कार्बनिक यौगिक है उसमें यहाँ कौन लेते हैं हम बाईं तरफ? अभिकारक, और अभिकारक आपस में क्रिया कर क्या बनाता है? प्रोडक्ट या उत्पाद। इतना ही पढ़ा। लेकिन अब हमें 11वीं के बाद ये भी ध्यान रखना है कि जब भी किसी अभिकारक से प्रोडक्ट बनता है तो पहले यहाँ बीच में एक स्टेज आती है मध्यवर्ती। कौन सी स्टेज होती है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती बनते हैं, और मध्यवर्ती किसी भी अभिकारक के लिए एक प्रकार की संक्रमण अवस्था होती है। ये मध्यवर्ती अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन। इनमें से कोई भी मध्यवर्ती हो सकता है। फिर उस मध्यवर्ती से अंत में किसका निर्माण होता है? प्रोडक्ट्स या उत्पाद का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में बंध का टूटना, बंध का विदलन होना, इलेक्ट्रॉनों का संचलन होना और इनकी जो गतिकी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वह प्रोसेस कहलाती है किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि।
जिसमें हम यह भी बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, यानी प्रथम कोटि की है, द्वितीय यानी अभिक्रियाओं की बल गतिकी का भी अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारे टॉपिक आगे काम आने वाले हैं। जब हम 12वीं क्लास में हेलो एल्केन से कार्बनिक रसायन की स्टार्टिंग करेंगे तब हम वहाँ से अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं अब इसमें कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध होगा, यहाँ पर सहसंयोजक बंध। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध आपको दिखाई दे रहा है, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में बंध का विस्थापन या इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हमने देखा कि द्विबंधित, यहाँ पर कोई यह परमाणु है, यहाँ से द्विबंध का विस्थापन अगले बंध पर हो सकता है। एक प्रोसेस तो ये हो सकती है कि इस द्विबंध का विस्थापन अगले बंध पर हो जाए, तो ये बंध यहाँ शिफ्ट हो गया। एक प्रोसेस हो सकती है कि इस परमाणु पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये आगे वाले बंध पर शिफ्ट हों, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर ये बंध बन गया। एक कंडीशन यह हो सकती है कि बंध से बंध पर चले गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इस द्विबंधित के इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर भी आ सकते हैं, बंधित परमाणु पर, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर क्या होगा, माइनस। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बंध से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वह तो धनावेशित होगा, हम आंशिक धनावेश कहते हैं इन्हें, और जिस पर जाएगा वह होता है आंशिक ऋणावेशित। तो यह प्रोसेस बंध का या इलेक्ट्रॉनों का संचलन हम इन मुख्य 3 मेथड से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन है वो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। सामान्य अवस्था में किसी परमाणु या प्रतिस्थापी के प्रभाव में, या हम देखें किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का संचलन होता है। जब सामान्य परमाणु या किसी प्रतिस्थापी के इफेक्ट में हो तो यह जो संचलन है इलेक्ट्रॉन का, यह प्रभाव होता है स्थायी प्रभाव और यह प्रभाव होता है अस्थायी प्रभाव। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अस्थायी प्रभाव के अंदर हम एक टॉपिक या एक डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव है, इसमें किसी भी अभिकर्मक, उपयुक्त अभिकर्मक की उपस्थिति में बंध में ध्रुवता उत्पन्न होती है और यह ध्रुवता होती है अस्थायी ध्रुवता। कैसी ध्रुवता होती है, अस्थायी। अब देखिए ध्रुवता से विपर्य है, जैसे हमारे पास अभी हमने देखा मेथेन की संरचना यहाँ थी, यहाँ हम बात करें यहाँ एथेन। जब तक यहाँ एथेन की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस सहसंयोजक बंध में कोई भी ध्रुवता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी तत्व यहाँ पर आ जाए, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो यह अधिक विद्युत ऋणी तत्व इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब यह आकर्षित करता है तो इस पर आता है आंशिक ऋण आवेश, और यहाँ इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो यहाँ आता है आंशिक धन आवेश। तो इस प्रकार कार्बनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार के 2 सेंटर बनते हैं अभिक्रियाओं में, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋण आवेश, जिन पर उपयुक्त अभिकर्मक के कारण यह अस्थायी ध्रुवता उत्पन्न होती है और इसी से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अस्थायी ध्रुवता है, इसमें यहाँ हम देखते हैं इसके 2 टाइप होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ द्विबंधित ले रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, और यहाँ हम लेते हैं कार्बोनिल, न्यूक्लियोफाइल ले लें या CN। अब ये जानने से पहले आपको ये पता हो कि ये अभिकर्मक हैं क्या, तो यहाँ पर अभिकर्मक हमारे पास 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक अभिकर्मक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक अभिकर्मक होता है यहाँ पर नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऐसा अभिकर्मक है जिसके खुद के पास क्या होती है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की कमी, और अभिक्रिया में ऐसे स्थान पर अटैक करता है जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक
ये किसकी विशेषता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। मीन्स ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला ऐसा विकर्मक जिसके खुद के पास तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन अभिक्रिया में ऐसे स्थान पर जाएगा जहाँ पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक। अब हम देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल आपके पास, जैसे न्यूनष्टक वाले यौगिक BF3, AlCl3, H+, Cl+, इस प्रकार जो ऐसे आयन जिन पर धनावेश हो या ऐसे अणु परमाणु जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह सभी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही की बात करें तो नाभिक स्नेही है ऐसा सेंटर होता है जिसमें खुद के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है और अभिक्रिया में ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी, जहाँ पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात यह खुद नाभिक, नाभिक मीन्स इसमें खुद पर क्या होगा? मतलब खुद स्नेह किससे करेगा? नाभिक से। और नाभिक मीन्स है ये प्लस, जहाँ इसे दिखाई देगा ये यौगिक वहाँ पर जाकर जुड़ेंगे। नाभिक यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हमने परमाणु संरचना देखी थी, रदरफोर्ड नील्स बोर ने बताया था कि किसी भी परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है। धनावेश मीन्स वह नाभिक कहलाता है, क्योंकि उसमें दो ही कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन है। इसी कारण ओवरऑल आवेश कैसा रहता है? धनावेश। और धनावेश के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक स्नेही का मीन्स ये ऐसे मतलब कि ये हम कह सकते हैं ऋणायन होंगे जो अभिक्रिया में नाभिक से स्नेह करेंगे, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऐसा सेंटर देखेंगे वहाँ पर ये जाकर आसानी से जुड़ते हैं। तो ये थे हमारे पास अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। अब आप देखिए H+ यानी +E इफेक्ट का मतलब है कि +E का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जहाँ पर होता है वहीं पर यह इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है। तो इस सेंटर में यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो H+ यहाँ पर जुड़ता है, या हम कह सकते हैं जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। यह इफेक्ट कहलाता है +E इफेक्ट। इस इफेक्ट में देखिए यहाँ से ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले रहा है, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आता है विद्यार्थियों? यहाँ माइनस आएगा, आंशिक माइनस, और यहाँ पर क्या होगा? धनावेश। तो यह जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है या CN है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। तो इससे यहाँ क्या बनता है? यहाँ पर CN जुड़ता है और यहाँ पर माइनस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? +E और -E दोनों में क्या डिफरेंस है? -E का मतलब यहाँ अधिक विद्युत ऋणी कार्बोनिल यौगिक है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो रहे हैं पास वाले परमाणु पर अधिक विद्युत ऋणता के कारण। जब यहाँ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब यहाँ क्या बनेगा? नाभिक। और नाभिक से स्नेह रखने वाला नाभिक स्नेही यहाँ आकर आसानी से जुड़ेगा। अर्थात नाभिक स्नेही ऐसे यौगिक होंगे जिनके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिनके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसमें हैलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भी बिहेव करते हैं और नाभिक स्नेही की तरह भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है +E और -E। क्लियर हो गया? +E मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण वहीं पर होता है, जबकि यहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस कार्बन पर न होकर जो जहाँ से जा रहे हैं उस कार्बन पर नाभिक स्नेही जुड़ता है। ये हमारे पास एक प्रकार का अस्थायी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। सेकंड इफेक्ट है हमारा यहाँ प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक और अनुनाद, यह दोनों स्थायी इफेक्ट हैं या स्थायी प्रभाव होते हैं। इंग्लिश टर्म होती है इनकी इंडक्टिव इफेक्ट, और अनुनाद से अभिप्राय है रेजोनेंस। तो पहले हम बात करते हैं प्रेरणिक प्रभाव की। प्रेरणिक प्रभाव है कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण किसी समूह या परमाणु द्वारा कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पहली क्या कंडीशन है यहाँ पर? क्या होना चाहिए? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध
के कारण या किसी समूह या परमाणु की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव के लिए सबसे पहले ये कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके पास? ध्रुवीय। ध्रुवीय के लिए अभी हमने देखा था एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 Cl। यहाँ पर Cl से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा ये कार्बन से, इस पर आएगा आंशिक धनावेश और यहाँ क्या होगा? आंशिक ऋणावेश। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव या इफेक्ट कम हो जाता है। यहाँ पर Cl आकर्षित करता है, Cl से यहाँ और यहाँ, इस प्रकार 3 कार्बन के बाद लगभग प्रेरणिक प्रभाव का प्रभाव रहता ही नहीं है, जबकि यहाँ तक इसका प्रभाव जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे कम हो जाता है। यहाँ पर ये आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर आंशिक धनावेश, ये यहाँ पर डबल और यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव क्या कारण है कि बंध कैसा होना चाहिए आपके पास? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रेरणिक प्रभाव 0 देखा जाता है। हाइड्रोजन के सापेक्ष प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है या हाइड्रोजन का 0 माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव में 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है हमारे पास +I प्रभाव की और एक कैटेगरी होती है -I प्रभाव। -I प्रभाव है ऐसे परमाणु समूहों या प्रतिस्थापियों के द्वारा दर्शाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं। क्या करते हैं ये? जो जिस कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़े हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और यह कौन सा प्रभाव कहलाता है? आकर्षी प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव कहलाता है। और यह उन समूहों द्वारा दर्शाया जाता है जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणता अधिक होती है, वह परमाणु समूह या प्रतिस्थापी यह प्रभाव दर्शाते हैं। अब यह प्रभाव दर्शाने वाले मुख्य प्रतिस्थापी होते कौन कौन से हैं? FCl, Br, COOH, CHO, NO2, ये सभी ग्रुप कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? -I इफेक्ट। अब हम देखें +I इफेक्ट की बात करें। +I इफेक्ट है, इसका क्या होगा? यह है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव भी कहलाता है और इसमें समूह की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है। इन समूहों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है और यह प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव भी कहलाता है। इस प्रभाव के लिए मुख्य आपके पास जो एग्जाम्पल होता है वह होता है एल्किल समूह। क्या होते हैं? एल्किल समूह। मीन्स CH3 है, C2H5 है, C3H7, यह सभी कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? +I इफेक्ट दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के इफेक्ट हुए, +I और -I इफेक्ट। +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का एक आपको बहुत अच्छा यूज़ बताते हैं कि हम जो कार्बनिक यौगिकों में हम अध्ययन करेंगे, जैसे अम्ल है, अम्लों की अम्लीयता और क्षारीयता, यानी अम्लीयता कम है या अधिक है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में हमें ये बहुत ही हेल्प करता है। जैसे हम जानते हैं HCOOH हमारे पास क्या होता है विद्यार्थियों? फार्मिक अम्ल। दूसरा हम लेते हैं CH3COOH, फिर हम लेते हैं CH3CH2COOH। इस प्रकार से अगर इन अम्लों की हमें तुलना करनी हो कि इनमें से सबसे प्रबल अम्लीय कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि अम्लीय का मतलब है, जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्लीय का मतलब है कि ये H इजीली यहाँ से
बाहर निकले H+ के रूप में, वह यौगिक उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय। तो इन सभी में आप देखिए यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है H, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 CH2। यहाँ H निकलने के लिए इस कार्बन को के साथ केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं है, तो यह कार्बन को कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, HCOOH। अब इन दोनों में हम तुलना करें, यहाँ CH3 है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और यह इस ऑक्सीजन को देगा, तो इस H का निकलना इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह यौगिक फार्मिक अम्ल से कम अम्लीय है। जैसे जैसे +I इफेक्ट यहाँ और एक CH2 बढ़ गया, तो यानी यहाँ +I प्रभाव बढ़ रहा है। तो +I प्रभाव बढ़ने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अवेलेबल होंगे, कार्बन से इस ऑक्सीजन को अवेलेबल होंगे, तो यह इस हाइड्रोजन को आसानी से निकलने नहीं देगा और इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि +I प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उस यौगिक की, कार्बनिक यौगिक की अम्लीयता उतनी ही कम हो जाएगी और -I प्रभाव होने पर अम्लीयता उतनी ही बढ़ जाती है। अब इसकी तुलना ये करें हम कि हमने यहाँ पर CH2 Cl COOH किया, एक हमारे पास यौगिक है CHCl2 COOH, एक यौगिक है CCl3 COOH। ये 3 यौगिक हो गए। अब इनमें अगर हमें अम्लीयता और क्षारीयता बतानी है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर HCOOH है, इसके पास ना +I इफेक्ट है ना -I इफेक्ट है, ये तो अपना काम, अपना अम्लीयता अपनी जैसी है वैसी शो करेगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं -I इफेक्ट, इसमें 3 है -I वाले ग्रुप, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो -I इफेक्ट ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे कार्बनिक यौगिक में, उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे अम्लीय होगा CCl3, उससे कम CHCl2, फिर CH2Cl और सबसे कम होगा फार्मिक अम्ल। तो -I इफेक्ट प्रभाव बढ़ने के कारण तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता बढ़ती है, जबकि +I इफेक्ट वाले ग्रुप आने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता कम होती है। तो ये था हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा जो स्थायी प्रभाव एक और है वो कौन सा है, अनुनाद। कौन सा अनुनाद एक काल्पनिक अवधारणा होती है। इसका अभिप्राय होता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। और अनुनाद के लिए कंडीशन है हमारे पास कि आपके पास द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है, अगर एलिफेटिक यौगिकों की बात की जाए या एरोमेटिक न हो ऐसे यौगिक, तो उनके लिए कंडीशन होती है कि द्विबंध, फिर यहाँ पर कोई यौगिक हो और एकल बंध, और फिर ये दोनों के मध्य अनुनाद की संभावना हो सकती है। अर्थात अनुनाद है, अनुनाद के लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि यौगिक के पास क्या होने चाहिए, द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हो, जिस परमाणु से जुड़ रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो, कम हो, प्लस हो, माइनस हो, या जो विद्युत ऋणात्मक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर ही हो और विद्युत धनी आवेश है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तत्व है उस पर ही होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अनुनाद है। अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती है जबकि परमाणु की स्थिति नहीं बदलती है। अनुनाद के लिए पहली कंडीशन है कि इसमें केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ही बदल सकती है, ना कि परमाणु की स्थिति बदलती है। तो इसमें यहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलने के कारण ये बन गई दूसरी बेंजीन की संरचना। सबसे पहले बेंजीन में ही अनुनाद को एक्सप्लेन किया गया था, और अनुनाद इसलिए दिया जाता है या इसलिए अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के बहुत से जो रासायनिक गुण हैं वो एक ही संरचना के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो उन सभी गुणों का अध्ययन करने के लिए इनकी बहुत सी संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, और यह प्रोसेस कहलाती है अनुनाद।
तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं, उनमें अनुनाद संकर बनता है, अनुनाद संकर और न्यूनतम। जैसे ये बेंजीन का अनुनादी संरचना है, इसका अनुनादी संकर इस प्रकार की संरचना है। तो अनुनादी ऊर्जा किसके बराबर होती है कि अनुनाद संकर और न्यूनतम अनुनादी ऊर्जा वाली संरचना की ऊर्जा जब माइनस करते हैं तो यह ऊर्जा क्या कहलाती है? अनुनादी ऊर्जा या अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन आपको मैंने क्या बताई थी कि एकांतर में एकल और द्विबंध हों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा द्विबंध हो, या द्विबंध एकांतर क्रम में साथ में धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो। अब इसके स्थायित्व की व्याख्या के लिए ये देखा जाता है कि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिसमें सहसंयोजी बंध अधिक होते हैं, जिसमें सहसंयोजी बंध अधिक होते हैं और उसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा हो रहा होता है। अनुनाद से संबंधित भी यहाँ पर दो इफेक्ट सामने आते हैं, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर इफेक्ट में यहाँ ग्रुप आते हैं आपके पास NH2OH, इस प्रकार से ये ग्रुप। माइनस आर के लिए यहाँ CHO, COOH और NO2। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट से ही हम यह बता सकते हैं कि बेंजीन पर जब ये ग्रुप जुड़े होते हैं तो बेंजीन ये है ग्रुप क्या कौन से इफेक्ट शो करते हैं? ऑर्थो और पैरादेशिक। जबकि ये ग्रुप अगर जुड़े हों तो वह कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? मेटादेशिक। इस बात का क्या अभिप्राय है कि प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ते हैं तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रदान करते हैं तो यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बनती है। जैसे एनिलीन की अनुनादी संरचना हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ द्विबंध, यहाँ NH2। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो N पर क्या आएगा? यहाँ प्लस, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ द्विबंध बना तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये। फिर नेक्स्ट अनुनादी संरचना के लिए ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और ये इस कार्बन पर, तो यहाँ क्या अनुनादी संरचना बनेगी कि यहाँ पर तो बंध आ गया, यहाँ NH2 प्लस और यहाँ पर माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे और ये नेक्स्ट कार्बन पर, तो आपके सामने यहाँ क्या संरचना बनेगी? अब NH2 पर यहाँ प्लस ही रहेगा और यहाँ पर माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में क्या बनेगा? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन वापस इस जगह और ये वापस यहाँ, तो आपके पास यहाँ क्या बनेगी? ये संरचना, ये हो गया आपके पास एनिलीन का अनुनाद। यहाँ देखिए पहले बंध द्विबंध की पोजीशन यहाँ क्या थी, अनुनाद होने के बाद यहाँ क्या आ गई, यानी अनुनाद के लिए कंडीशन है द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हो, या द्विबंध और एकल बंध से जो जुड़ा हुआ परमाणु है उस पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन युग्म हो, या उस पर क्या हो? आवेश हो, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश। ये तो था प्लस आर इफेक्ट। और हम इसे ऑर्थो पैरादेशिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देखिए किसी भी बेंजीन के साथ जब कोई ग्रुप जुड़ा हो प्रतिस्थापी यहाँ, तो यहाँ इसकी पहली और दूसरी ये दोनों कंडीशन होती है ऑर्थो स्थिति और ये होती है पैरा। तो जब यहाँ प्लस आर इफेक्ट जुड़ा है तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आप देखिए यह ऑर्थो पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पैरा पर भी है और यहाँ ऑर्थो पर, तो ये ग्रुप क्या कहलाते हैं? ऑर्थो पैरादेशिक। यानी जब इनके साथ कोई आगे भी रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं तो ये ऑर्थो पैरादेशिक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। माइनस आर इफेक्ट है, इसकी विशेषता होती है कि यह माइनस आर होने के कारण ये मेटादेशिक है। मीन्स इसमें हम अनुनाद देखते हैं नाइट्रो ग्रुप का। ये है आपके पास नाइट्रो ग्रुप की संरचना। यहाँ नाइट्रो का आप अनुनाद देखिए, ये संरचना है आपके पास नाइट्रो की। NO2 है माइनस आर, मीन्स ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व ग्रहण करते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो आप देखिए यहाँ क्या बनेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये बन गए यहाँ पर माइनस हो गए यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब
जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर क्या है प्लस, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो आप देखिए आगे क्या बनेगा यहाँ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट अनुनादी संरचना, तो नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ, तो आप देख लीजिए बंद की पोजीशन चेंज हो गई। तो अनुनाद का मतलब है कि बंद का क्या होता है, केवल आगे से आगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण किस में होता है, अनुनाद में। कोई भी नया परमाणु तत्व नहीं जुड़ता, केवल बंद की स्थिति ही परिवर्तित होती है। और किसी भी यौगिक में जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसका उतना ही अधिक स्थायित्व होता है। अर्थात अनुनाद का उपयोग हम कहाँ करेंगे, किसी भी यौगिक के स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि प्रेरणिक प्रभाव है, इसका भी उपयोग हम कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व की अम्लीयता क्षारीयता की व्याख्या के लिए, और इसका उपयोग भी हम अम्लीयता क्षारीयता और उनके स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए आगे जब हम लेसन स्टडी करेंगे तो उनमें बहुत बार इनका यूज़ होगा। वहाँ हम सीधा ये बताएंगे कि एनिलीन में अनुनादी संरचनाओं के कारण ही इसकी क्षारीयता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसकी क्षारीयता का अभिप्राय होता है कि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें हर टाइम उपलब्ध रहना। जब अनुनाद है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे से आगे रोटेशन में आ गए, इसलिए यहाँ इसकी क्षारीयता कम हो जाती है।